हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम JRF टू SRF के अपग्रेडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और चूँकि मेरा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है तो इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ। और कुछ सजेशंस हैं जो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ ताकि इन फ्यूचर आपके साथ वो चीज़ें ना प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो JRF की वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है जब आप PhD में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो PhD में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 3 साल का JRF का पीरियड रहता है। विद इन दीज 3 इयर्स आपको PhD में एनरोल होना होता है। उसके बाद फिर आप जब PhD में एडमिशन ले लेते हैं तो UGC आपको 5 साल तक बेनिफिट कराती है फाइनेंशियली। तो ये एक प्लस पॉइंट है JRF क्रैक करने का। तो ये जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी 2 तरीके से नॉर्म्स है इसके। एक तो 2 साल आपको JRF मिलता है, बाकी के 3 साल आपको SRF मिलते हैं। ठीक है, तो SRF के लिए प्रमोट होने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसे अगर आप फॉलो कर देते हैं तो आपके रिमेनिंग 3 इयर्स SRF अमाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, यानी अगर 2 साल तक आपकी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है PhD में, फेलोशिप के अकॉर्डिंग आपका वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है रिज़ल्ट, तो जो ये PhD का जो JRF अमाउंट आप लोगों को मिल रहा होता है वो भी बंद कर दिया जाता है। यानी आप उसके बाद अवेल नहीं कर सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते इस फेलोशिप को। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है PhD के स्टार्टिंग 2 इयर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनेक्सियर जो 7 है उसके अकॉर्डिंग ये अपग्रेडेशन होता है। जो JRF का अमाउंट है वो 37,000 है और जो SRF का अमाउंट है वो 42,000 है। तो अगर आपका जो 2 साल का जो पीरियड है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल है SRF अवेल कराने के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी, जो आपका 2 साल कंप्लीट होगा तभी ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में ये प्रोसीजर नहीं स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ जो इसका प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स थे वो शेयर कर दूँगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपका 2 साल कंप्लीट हो जाता है PhD में और फेलोशिप लेते हुए, तो सबसे पहले तो आपको अपने 2 ईयर की जो डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो तैयार करनी होती है। ये आपके सुपरवाइज़र के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये आपको एक्सटर्नल रिपोर्ट एक्सटर्नल अगर आपके आते हैं, अगर वो मांगते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं ये सिर्फ अपने सुपरवाइज़र को डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए। ये हो सकता है डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन डिफ़र करे या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी ये डिफ़र कर सकता है, लेकिन जो मेरे केस में हुआ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको 2 ईयर का अपना जो डिटेल्ड प्रोग्रेस है वो शेयर करना होता है PhD का, कि अब तक आपका क्या क्या कुछ हुआ है। जैसे आपका अगर कोर्स वर्क कंप्लीट किया है, आपने कोर्स वर्क दे सकते हैं, तो ये एक चीज़ आप तैयार कर सकते हैं। आप इसे प्रिंट फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं या PPT फॉर्म में तैयार करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो उन सबको इसमें इंक्लूड करना है, उसे PPTs के फॉर्म में या फिर आप प्रिंट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ थी। दूसरा, अगर आपके PhD में जैसे अगर मान लीजिए आपका क्वालिटेटिव अप्रोच है, मेथड है, तो उसमें जो है वो चैप्टर्स बहुत मैटर करते हैं कि आपने 2 साल के अंदर कितने चैप्टर्स लिखे हैं। तो एटलीस्ट 1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो। ठीक है, वो एटलीस्ट 1 तो वो कंपलसरी ही है कि आपका 1 कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर वो डिमांड करते हैं, यानी अगर आपके सुपरवाइज़र उसके लिए करते हैं क्वेश्चन, तो वो बढ़ सकता है, लेकिन 1 चैप्टर कंपलसरी है कि आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो पब्लिकेशन और कॉन्फ्रेंसेस को लेकर है कि वो उसमें कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिकेशन एडेड हैं या नहीं। तो बिल्कुल है, RF कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये जो 2 साल है इस चीज़ से इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ PhD के कोर्स वर्क पे ही ध्यान, या फिर PhD की थीसिस लिखने या चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड ही काम नहीं करना है, आपको अपने पब्लिकेशन और कॉन्फ्रेंसेस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो जो आपका SRF होगा उसमें कॉन्फ्रेंसेस इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है जितना पब्लिकेशन इन्वॉल्वमेंट रखता है। ठीक है, आप अगर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपके प्लस पॉइंट में जा सकता है, उसे भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। और अगर ना करना चाहें तो वही आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पब्लिकेशन मस्ट है। आपका एक पब्लिकेशन होना चाहिए आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपका पीयर रिव्यूड या फिर UGC के लिस्ट जर्नल में होना चाहिए। तो ये 2 जर्नल अभी API में, क्योंकि जो इसके पॉइंट्स जुड़ रहे हैं पीयर रिव्यूड और UGC के लिस्टेड, तो पीयर रिव्यूड में भी हुआ तो वो भी चलेगा, UGC के लिस्ट में भी हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सुना है कि UGC केयर लिस्ट ही मांग रहे हैं, तो वो भी चीज़ के लिए आप तैयार हैं कि हो सकता है कि UGC केयर लिस्ट के लिए भी हो। और एक से ज़्यादा अगर पब्लिश हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बैकअप रहता है आपके पास कि अगर मान लीजिए उसके लिए कुछ प्रॉब्लम इशू होगी तो आप दूसरा अपना पेपर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस 2 साल में एक चीज़ कर सकते हैं कि आप
अपनी पब्लिकेशन को फुलफ़िल कर लीजिए ताकि आपको एसआरएफ के लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चैप्टर के लिए एक चीज़ हो गई कि आपका एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड आपका एक पब्लिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ जो थी वो ये कि सेमिनार और जो कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, यानी तो चूँकि पीएचडी में अब एक पब्लिकेशन और 2 सेमिनार कंपलसरी कर दिया गया है, तो कोशिश कीजिए अपने टॉपिक से रिलेटेड ही इन सेमिनार्स को अटेंड कीजिए। अदर टॉपिक का भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीएचडी के थीसिस सबमिशन में अगर वो टॉपिक से रिलेटेड मांगा गया तो वहाँ दिक्कत आएगी। तो पहले कोशिश यही कीजिए कि आपके 2 और 1 जो जर्नल आपका मांगा गया है पब्लिश्ड आर्टिकल, वो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ही कर लीजिए। तो टोटल 3 चीज़ है जो आपको पीएचडी के दौरान करनी है एक्सेप्ट थीसिस राइटिंग के। तो वो है आपका 2 सेमिनार पेपर प्रेजेंट करना किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में, और दूसरा आपका जो पब्लिकेशन है वो पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी के लिस्ट में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ और जो 3 चीज़ें हैं वो आपको करनी है थीसिस सबमिशन से पहले। लेकिन एसआरएफ के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिकेशन चाहिए टॉपिक से रिलेटेड किसी भी पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी के लिस्ट में, ठीक है। के बाद जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि जो आपका एसआरएफ होने की जो डेट है उससे डेट से 1 मंथ पहले ही आप अपने सुपरवाइज़र को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट जो है उनसे बात करनी होती है, मीटिंग वो ऑर्गेनाइज़ कराना होता है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। जो मीटिंग की डेट है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप डिले करेंगे इस प्रोसीजर में तो चीज़ें आगे और डिले होती जाएंगी, ठीक है। कोई एक एप्लीकेशन देना होता है जिसमें आपको एसआरएफ JRF to SRF के लिए अपग्रेडेशन का जो क्राइटेरिया है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसका एक प्रिंट लगाना होता है, जिसमें वो मेंशन होता है कि आपके 2 साल कंप्लीट होने पर यूजीसी आपको एसआरएफ में कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल करती है। वो उसका फॉर्म का जो प्रिंट है वो अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करके अपने सुपरवाइज़र को देना होता है। इसके बाद का जो भी प्रोसीजर होता है यानी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने का, वो सब कुछ सुपरवाइज़र के ऊपर डिपेंड करता है वो किस दिन आपको डेट देते हैं मीटिंग के लिए। जो एनेक्सल 7 है वो आप इसी एप्लीकेशन के साथ उन्हें दे दीजिएगा ताकि बाद में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें फॉर्म जो है उस फॉर्म पे एक्सपर्ट के सिग्नेचर होते हैं, जो भी मीटिंग में मेंबर होते हैं उन सब के सिग्नेचर उसमें मस्ट। आगे की चीज़ें जो भी हैं वो लीड करने के लिए आपके सुपरवाइज़र हैं। तो पीएचडी के रजिस्ट्रेशन से ये डेट जो काउंट होती है वो इस तरीके से होती है, जैसे अगर मान लीजिए किसी का डेट रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है वो 2 सितंबर 2021 है, तो ऑब्वियसली उसका जो 2 ईयर कंप्लीट होगा 2 सितंबर 2023 को। तो ये जो डेट है इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैटर करेगी, यानी 1 सितंबर 2023 यहाँ तक इनका जो JRF अमाउंट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि 2 सितंबर 2023 से वो एलिजिबल है SRF के लिए। तो आपको ये यूनिवर्सिटी मतलब यूजीसी आपको ये रिकमेंड करती है कि आप 1 साल के अंदर, यानी अगर आपका पीरियड कंप्लीट होने वाला है JRF का, उसके 1 साल के भीतर ही आप ये मीटिंग कंडक्ट करवा लीजिए। अगर आपका मीटिंग ये कंडक्ट नहीं होता है तो आप किसी भी फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। मीटिंग में अगर आपका अनसेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट आया तो आप JRF अमाउंट ही कैरी करेंगे, और अगर आपकी मीटिंग होती ही नहीं है 1 साल के भीतर तो आपके लिए इशू ये होगा कि आपकी फेलोशिप जो है वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि आपकी जो मीटिंग है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, 6 मंथ के अंदर ही कोशिश कीजिए वो मीटिंग हो जाए, ठीक है। तो मेरा 1 मंथ के अंदर ही हो चुका था, तो सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए रिगार्डिंग मैंने आपको इस चीज़ से अवेयर किया। एक और चीज़ जो इशू आती है वो पब्लिकेशन ईयर को लेकर होती है, यानी पब्लिकेशन की डेट को लेकर होती है। तो कोशिश करें अगर 2 सितंबर 2021 से अगर किसी का रजिस्ट्रेशन पीरियड है तो 23 से यानी 1 सितंबर 2023 से पहले ही वो अपने पब्लिकेशन को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर पब्लिकेशन के डेट में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर वहाँ पे रिजेक्शन वाला मामला आएगा, यानी आप SRF के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, आपका फिर वो JRF वाला अमाउंट ही रहेगा। तो कोशिश करें जो पब्लिकेशन का जो डेट है वो आप इस टाइम पीरियड से पहले ही रखें, ठीक है। तो मीटिंग जो है वो एक्सपर्ट के टाइमिंग के हिसाब से होती है, क्योंकि अगर वो फ्री नहीं हुए तो हो सकता है कि वो आपका 2 से 3 मंथ भी डिले हो सकता है आपके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका जो फॉर्म आपने जो अपग्रेडेशन वाला दे रखा है अपने सुपरवाइज़र को, उसमें ये चीज़ सिर्फ मेंशन करानी होती है कि आपका किस टाइम पीरियड में वो एग्जैक्टली डेट
आ रहा है, मतलब आपका SRF होने का, ठीक है, वो डेट मेंशन होगी, मीटिंग की डेट मेंशन होगी। मीटिंग की डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मीटिंग के डेट से जितनी डिले होगी तो आपका SRF वाला अमाउंट कम होता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसे 1 साल पहले ही मतलब विदिन 1 ईयर आप उसे कंप्लीट करा लीजिए उस मीटिंग को, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। कोशिश कीजिए 6 मंथ के अंदर हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इनकी डेट से फेलोशिप में कोई डिडक्शन नहीं होता है, वो स्टार्टिंग से ही आपको मिलता है जब से आपका SRF होना है, ठीक है। तो बस यही है कि आपको उसे जल्दी से कंप्लीट करा लेना होता है। जिस दिन मीटिंग होती है उस मीटिंग में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, यानी आपके अलावा जो 3 लोग होंगे वो आपके सुपरवाइज़र होंगे, आपके डिपार्टमेंट के HOD होंगे, जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो तीसरे मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग ही रहेंगे आपके अलावा इस मीटिंग में, बाकी लोग नहीं रहते। और ये मीटिंग ऑफलाइन ही कंडक्ट होती है, ऑनलाइन ये मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, जो मीटिंग होगी वो आपके प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग होगी, यानी जो भी आप प्रेजेंट करेंगे उसी के रिगार्डिंग कुछ सवाल होंगे। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका एक प्री PhD सबमिशन होता है, वैसा ही होगा, लेकिन बस इसमें 2 साल की जर्नी के रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मीटिंग हो जाती है, जो फॉर्म आपने अपने सुपरवाइज़र को दिया है उसमें सिग्नेचर वगैरह होने के बाद वो सुपरवाइज़र की तरफ से ही आपके फेलोशिप सेल में डिपार्टमेंट की तरफ से ही वो भेज दिया जाता है। हाँ, एप्लीकेशन देते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे कि जब आपका जो वो आप फॉर्म दे रहे हैं उसमें आपको अपनी साइड से जो डिटेल फिल करनी है वो डिटेल फिल करके आप अपने सुपरवाइज़र को तभी देंगे, ठीक है। उससे ये होता है कि चीज़ें जो है वो गड़बड़ नहीं होती है और जो काम है वो आसानी से हो जाता है। सिग्नेचर होने के बाद वो डायरेक्ट फिर फेलोशिप सेल को चली जाती है, वरना फिर वो डॉक्यूमेंट आपके सिग्नेचर या आपके डिटेल के कारण वो वहीं पेंडिंग रहती है। जो आपका पब्लिकेशन वाला जो प्रिंट है वो आपको पहले ही डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है, ठीक है। जो चीज़ें हैं, जैसे आपका चैप्टर अगर है तो चैप्टर आपको सबमिट करना होगा, आपका अगर पब्लिकेशन वाला है तो पब्लिकेशन वाला एक प्रिंट आपको सबमिट करना होगा। वो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी आप अपने पब्लिकेशन को लगाएंगे तो जो भी जर्नल है उसका फर्स्ट पेज और उसका जो इंडेक्स है वो भी आपको इसके साथ इंक्लूड करना है। तो ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद UGC के पोर्टल पे भी इसे शो कराया जाता है। तो जब आप पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ पे JRF to SRF अपग्रेडेशन का एक्सेप्शन वाला जो पोर्शन है वो खुल जाएगा। उसमें आपका जब आप स्टार्टिंग में जब ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे तब नो रिकॉर्ड्स फाउंड होगा। जैसे मेरे केस में ये था कि पहले तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा था, उसके बाद फिर कुछ वीक के बाद अनऑथराइज्ड आया, फिर कुछ वीक के बाद फिर ऑथराइज्ड आ गया अपने आप, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड वाला जब आया तो मुझे भी थोड़ा ऐसा टेंशन होने लगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, आपको कुछ करना नहीं होता है, वो सब कुछ आपके फेलोशिप सेल कर लेते हैं। तो उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चीज़ है कि आपका जब ऑथराइज्ड आ जाएगा तब फिर आप अपने SRF के अकॉर्डिंग अपने मंथली जो JRF का जो अमाउंट है वो आप लगा सकते हैं। सीजन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है वो ये कि आपका पब्लिकेशन जो है वो टाइम पीरियड से पहले का हो, टॉपिक से रिलेटेड हो। अगर कोशिश करें तो वो UGC के लिस्ट पे पब्लिश हो जाए, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं के पीरियड में। SRF से रिलेटेड जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसको भी कंप्लीट करना है, तो ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मेरी ये मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो JRF to SRF जो अपग्रेडेशन होना था वो मेरा हो चुका है। तो फाइनली मैं SRF में प्रमोटेड हो चुकी हूँ। और ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने में मुझे मतलब अगर पोर्टल के हिसाब से बताऊँ कि यानी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो टाइम लगा है वो 1 मंथ लगा है इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में। तो जब आपका पोर्टल पे ऑथराइज शो हो जाए तभी आप आगे फेलोशिप के लिए लगाएं। आप चाहें तो JRF का अमाउंट तब तक उठा सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आपकी मीटिंग हो जाएगी तो फिर आप वहाँ से फिर SRF का अमाउंट एरियर के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो इम्पॉर्टेंट थी, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।